नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमारा अध्याय 3 है, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आइए तो हम इसको पढ़ते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जैसा कि पुराने भवन यानी प्राचीन भवन यानी घर का संरक्षण यानी इसका बचाव। ठीक है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। ठीक है, खंडहर घर यानी कि बहुत ही पुराना घर, टूटा फूटा हुआ, आपने भी देखा होगा, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? नक्काशी का अर्थ जो उस पर डिजाइन बनाया रहता है लकड़ियों पे, आपने देखा होगा कि आज के ज़माने में आप लोग देखिए कि जो हमारे घर पे जो मेज रहते हैं, लकड़ी के सामान रहते हैं, उन पे कितनी सुंदर सुंदर नक्काशियाँ बनी होती हैं, कितनी सुंदर डिजाइन फूल पत्तियाँ बनी रहती हैं। ठीक है। तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। आइए आपके मन में भी ये प्रश्न उठा होगा। अगर उठा है तो आइए समाधान करते हैं। देखिए, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी? पंजाब में। कब? 150 साल पहले। ठीक है। तो इस काम में जुटे इंजीनियर जो लोग थे, उनको अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। ठीक है, हड़प्पा पुरा स्थल यानी हड़प्पा, ठीक है, जिसको आज हम लोग हड़प्पा यानी सिंधु घाटी का सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी कि अब देखिए, आज से अगर कोई यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हड़प्पा कहाँ पे है, तो वो आधुनिक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में इस समय है। ठीक है, आइए देखते हैं। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। किन लोगों ने सोचा? जो इंजीनियर लोग थे। ठीक है, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरा स्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाने लगा। इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जैसा कि हम लोग अध्याय 1 में भी पढ़े थे यह बात कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है, वहाँ पे जो नगरों का विकास हुआ वो 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये हम लोग पूरे पुराने पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये तो हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये हड़प्पा स्थान पे मिला, जो कि पाकिस्तान में है, इसलिए उसका नामकरण हड़प्पा के नाम से ही कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उसका वास्तविक नाम सिंधु सभ्यता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये आप लोग विचार रखिए। इन नगरों की विशेषताएं क्या थीं? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। यानी यहाँ से कोई पूछे नगर दुर्ग क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हड़प्पा में जो ऊंचाई वाला स्थान है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नगर दुर्ग कहते हैं। और निचले हिस्से को जो है निचला नगर कहा गया। ठीक है, क्लियर हुआ? निचले हिस्से को निचला नगर और ऊपरी हिस्से को नगर दुर्ग कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है, यानी कि उस समय की, देखिए ये भी एक विशेषता है, उस समय की जो
घर बने हुए थे, मकान बने थे, उनकी जो चार दीवारियाँ थी वो पक्की ईंटें की बनी हुई थी। ठीक है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों के बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। चिनाई कहते हैं यहाँ पे क्या, ईंटों की चिनाई। चिनाई यानी कि जो ये हमारे जो मजदूर लोग होते हैं उनके द्वारा जो किया गया काम होता है उसी को हम चिनाई कहते हैं। ठीक है, तो ईंटों की चिनाई यानी ईंटों का जो काम है घर बनाने का, ठीक है, घर जो बन रहा रहते उसकी जो काम है उसको इस तरह से किया गया था कि वो हजारों वर्ष तक एकदम मजबूती से खड़े रहे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में देखिए एक तालाब कहाँ प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। और जान लीजिए यह तालाब बहुत ही बड़ा था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। महान स्नानागार, स्नानागार जैसे बाथरूम, आप लोग समझ गए। ठीक है, तो पुरातत्वविदों ने, ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि स्नानागार का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला, तो कौन सा जगह है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो है या फिर हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिला। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। सोचिए कितना विकसित हो गया था। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जान लीजिए। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। अब आप लोग के आगे सामने आया है कि देखिए अगर तालाब था तो उसमें उपयोग करने के बाद उसको खाली क्यों कर दिया जाता था। आइए इसका भी जवाब आगे ही मिलेगा। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे। यानी हो सकता है कि वहाँ पर सब लोग रोज स्नान ना किया जाता हो। ठीक है, कुछ विशेष अवसरों पर, ठीक है, वहाँ पर स्नान करने लोग आते रहे होंगे और जब वह विशेष अवसर खत्म हो जाता होगा तो वहाँ से सारी पानी को निकाल दिया जाता रहा होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह सूख जाता होगा, सूख गया होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कहाँ मिला है, वो कालीबंगा और लोथल जैसे स्थानों से मिला है। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, यही नोट्स आप लोग बनाएंगे। ठीक है, यही चीज़ जो है मैं आप लोगों को जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग इसको खुद ही लिखे रहेंगे, खुद ही आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको समझने में और जल्दी आसानी होगा। ठीक है, इससे आप लोग नोट्स बनाना भी सीखेंगे। जो मैं बताता हूँ दोबारा वही चीज़। ठीक है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है, तो भंडार गृह, देखिए भंडार गृह का साक्ष्य कहाँ मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थानों से। ठीक है, भंडार गृह आपको मैं पिछले अध्याय में बताया था। ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या हुआ करता था, जो खाने वाला चीज़ें था उन लोगों का संरक्षण किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आज आप लोग क्या भंडार गृह को क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये था हमारा स्नानागार। ठीक है, देखिए ये स्नानागार, इसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ है। एक सीढ़ियाँ देखिए यहाँ से, ये एक सीढ़ी यहाँ से उतर जा रहा है। ठीक है, और दूसरा सीढ़ी देखिए यहाँ से। ठीक है, ये ओके आप लोग को दिखा होगा। देखिए एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, आप लोग देख लिए, आप लोग के पास अब अगर पुस्तक होगी तो आप लोग और अच्छे से बैठ कर अच्छे से देखिए। यहाँ पर बिना लेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। सोचिए एक और दो मंजिला घर बन जाता था उस समय। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। अब देखिए नालों की बात किया तो नालों को भी हम देखेंगे। ठीक है, चित्र आगे दिया होगा। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी।
नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों के साथ किया जाता है। देखिए, आप लोग के मन में विचार आया कि उस समय लोग कितने विकासशील थे, जो जो हम लोग इस समय कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों की नालियों की संरचना है, एकदम ठीक प्रकार से उन लोग भी इस तरह से कर रहे थे, ठीक है। सोचिए, इतने पहले लोगों में कितना विकास हो गया था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। ये अंतर आप लोग स्वयं बताइएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये नाली मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए, देखिए सीधी लाइन में ये नालियाँ हैं। आप लोग कहेंगे कितना ये टूटा फूटा हुआ है, तो आप लोगों ने देखा ना रेलवे लाइन बिछाने के लिए किस प्रकार से इसको तोड़ दिया गया था, तो इसी का ये परिणाम है। इसीलिए आपसे पूछा, क्या आपको पुराने मकानों को संरक्षित रखना चाहिए? आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नगरीय जीवन यानी उस समय नगर का जीवन यानी शहर का जीवन किस प्रकार से था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे। लिपिक यानी कि जो लिखने वाले थे, ठीक है। लिपिक यानी जिनको भाषा का, लिपि का उस समय का जो ज्ञान रहता था, जो जैसे इस समय हम लोग लेखक कहते हैं, ठीक है, वही लिपिक, ठीक है। लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे। एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं लिपिक का अर्थ लेखक, ठीक है, लिखने वाला, ठीक है। और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, ठीक है, जो इस समय उसका साक्ष्य हमें मिला नहीं है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, ठीक है। यानी शिल्पकार जो थे वो स्त्री भी रहते थे, पुरुष भी रहते थे, ठीक है। शिल्पकार का था आप लोगों को पता ही होगा, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। क्या लाते थे? और साथ ही वो क्या लाते थे? सुदूर देशों से किस्से और कहानियाँ। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको कोई ना कोई आपके सामने घटना ज़रूर आएगी, ठीक है। तो वह घटना आप लोग ले आएंगे, अपने घर पे सुनाएंगे। वही किस्से और कहानियाँ दूर देशों से जो जाते थे हमारे लोग, ठीक है, उसके बाद आते थे तो वहाँ से क्या लाते थे? वहाँ से तो वो वस्तुएं लेके आते ही थे अपने उपयोग के लिए, और लाते थे क्या? सुदूर देशों से किस्से और कहानियाँ ढेर सारी लाते थे। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। ये काम आप लोग करिएगा। ये देखिए, ये क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये बच्चों के द्वारा जैसे खेलने की जो वस्तुएं थे, खिलौने की बात किया, तो ये खिलौने हैं। देखिए किस प्रकार से ये खिलौने मिट्टी की बनाई गई थी। देखिए आप लोग समझे, ये देखिए, ये चित्रकारी है। देखिए किस प्रकार से ये चित्र को बनाया गया है, ठीक है, उस समय। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये एक प्रकार से उनकी प्राचीन समय के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता वाले, देखिए उनकी ये लिपि थी। लिपि आपको समझ में आ रहा है? आप लिपि पढ़ पा रहे हैं? मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ लिपि, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसका मतलब भी नहीं बता पाऊँगा कि ये लिपि में क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो आप लोग मुझको ज़रूर बताइएगा।
नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई थी। यानी कि देखिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकतर साक्ष्य जो पुरातत्वविदों को मिला है वह किस चीज़ से निर्मित थी। तो देखिए वो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बात और फलक हैं। देखिए ये देखिए दिखा आपको आभूषण। हाँ देखिए बात का अर्थ होता है जो हमारा बटखरा, आप लोग सुने होंगे बटखरा, ठीक है, वही बात इसका अर्थ होता है बात, ठीक है, जिससे क्या सामान को तौला जाता है किलो में। देखिए किलो वाला बटखरा आप लोग देखे होंगे, 5 किलो वाला, आधा किलो वाला, 1 किलो वाला, ठीक है, वही होता है बटखरा यानी बात। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा क्या वहाँ भी धातुओं का उपयोग होता था? ये आप लोग की सोचने वाली बात है। ये देखिए किस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए यह एक संभवतः यानी कल्पना मात्र किया है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। देखिए अब ये मोहनजोदड़ो, ये आप लोग क्या रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेनस से बनी तकलिया सूत कताई के संकेत देती है। ठीक है, सूत कताई यानी कि सूत का भी काम उस समय चल रहा था। ये ध्यान से देख लीजिए इसको, क्योंकि इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं, देखिए विशेषज्ञ की परिभाषा बता रहा है, विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, पत्थर तराशने के लिए खास प्रशिक्षण यानी वह खास तरह से उसको सीखा हो, उसको विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए देखा जाए, एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी कर रहा है तो उसका प्रशिक्षण लेता है, ठीक है, तो उसको डॉक्टर कहा जाता है। बिना वह प्रशिक्षण लिए डॉक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से यह विशेषज्ञ पहले सीखेगा पत्थर तराशना, मनके चमकाना, इस तरह से, उसके बाद ही उसको विशेषज्ञ कहा जाएगा। आगे समझते हैं। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो, मैं चित्र आपको दिखाया मूर्ति का, ठीक है, वही चित्र की बात कर रहा है कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ऐसे कोई लोग तो मूर्ति बना नहीं सकते हैं, एक विशेषज्ञ ही इतना अच्छा मूर्ति बना सकता है। देखिए इसकी दाढ़ी किस प्रकार से बनाई गई है, इसका चेहरा किस प्रकार से बनाया गया है। देखिए और अच्छे से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देखिए तो आप लोग देखिए, आइए आगे समझते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में शामिल होंगे। ठीक है, ये इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फेनस क्या है, ठीक है, जैसे कि आपको पीछे सब मिला था ये शब्द, ठीक है, फेनस, तो फेनस के बारे में आप लोग जान सकते हैं। देखिए ये पढ़ देते हैं हम भी। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेनस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। पत्थर और शंख जानते हैं, पत्थर और शंख आपको पता ही है, बालू में मिलता है शंख, ठीक है, लेकिन ये जो फेनस है ये कहाँ से मिलता है, ये कृत्रिम रूप से तैयार होता है। यानी कृत्रिम रूप से तैयार होने का अर्थ यह इसको बनाया जाता था, ठीक है, हाथों से। अब देखिए, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर को गोंद में मिलाकर उसे
उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है, बालू को और स्फटिक पत्थर जो थे, ठीक है, स्फटिक पत्थर और जो बालू थे उन पत्थरों को जो है उनके पत्थरों को चूर यानी कि उनको पहले पीस दिया, उनको एकदम जाने जब फोड़ कर उनको पीस दिया जाता था, एकदम कह सकते हैं कि उसको मसालों की तरह एकदम जान लीजिए इसको एकदम महीन कर दिया जाता था, ठीक है। फिर उसको गोंद में मिलाया जाता था और उससे क्या किया जाता था, वस्तुएं बनाई जाती थी कई तरह तरह की। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। यह रंग आप याद रखिएगा, ठीक है। रंग किस प्रकार से होता था जो चिकनी पर चढ़ाया जाता था, नीले या फिर हल्के समुद्री हरे, ठीक है। फेनस से मन के चूड़िया बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये देखिए, ये है फेनस से बनाया हुआ एक। अब ये क्या चीज़ है बना है, इसकी आकृति को आप लोग देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए आगे पढ़ते हैं। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल, ठीक है, समझते हैं। देखिए आइए देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, याद रखिए कच्चा माल किसको कहते हैं वो बताया जा रहा है, जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है, यानी प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, या फिर किसान और पशुपालक उन्हें उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है, कपास को। ऐसा नहीं है कि मात्र कपास को ही कच्चा माल कहते हैं, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे यानी उसका व्यापार करके उसको खरीद कर लाते थे, ठीक है। उनको क्या मिल जाता था, उनको उन लोगों को कई चीज़ें तो मिल जाती थी उनके स्थान पर ही, ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे, लेकिन उनको तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य पत्थर ये सब उनको वहीं पर नहीं प्राप्त होता था। वो लोग उसको खरीद कर लाते थे और उससे जो है अपने लिए कई कई तरह की चीज़ें बनाते थे। ये देखिए, इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए आप लोग और सोचिए तब तक ये है क्या, ठीक है, इसके बारे में तब तक हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। देखिए, तांबा आज के राजस्थान से उसका क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, आयात किया करते थे, यानी उसको लाया करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। सोचिए, ओमान से भी, यह एक देश है, वहाँ से भी वो लोग क्या किया करते थे, तांबे का आयात करते थे, यानी व्यापार करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। देखिए, किसका, तांबा बनाने के लिए, देखिए कांसा बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर आपको ये आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 12 में, अगर आप लोग केमिस्ट्री लिए होंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो उसका अर्थ है टीन, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, आप लोग से कई बार अक्सर पूछ दिया जाता है, कई एग्जामों में पूछ दिया जाता है, ठीक है। का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से, देखिए इसका क्या करते थे वो लोग, व्यापार करते थे, यानी वहाँ से लाते थे, ठीक है। किसका, टीन का। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये देखिए, कुछ वस्तु है, इन सारे चित्रों के बारे में हम आगे देखेंगे। ये चित्र आप लोग समझे क्या है, हाँ, देखिए चित्र इस नीचे इसके बारे में दिया गया है, ये चित्र क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये एक प्रकार से क्या है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए बैलगाड़ी ही है, ठीक है, जिसको जानवरों के माध्यम से क्या हुआ उसको चलाया जाता था, ठीक है। देखिए, ये बैलगाड़ी वास्तव में ऐसा नहीं है, यह एक मात्र मिट्टी का खिलौना बनाया गया है, ठीक है। उदाहरण के तौर से ये साक्ष्य के रूप में इससे कल्पना की जा सकती है कि हाँ, अगर इसको इस तरह से बनाया गया है मिट्टी से एक खिलौना, तो वास्तव में ये होगा, ठीक है, तभी इसका खिलौना बनाया गया है। जैसे कि अगर बंदूक होता ही नहीं तो बंदूक नाम का कोई खिलौना होता क्या आपके सामने, नहीं होता ना। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नगर में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान
और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। यानी कि जो शहर में रहते थे वो लोग किस तरह से गांव पर निर्भर थे, गांव से क्या किया करते थे, खाने योग्य जो है फसलों को खरीदा करते थे। और वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, अपना जो कार्य है, जैसे कि वो लोग क्या किया करते थे, देखिए गांव शहर पे और शहर गांव पे हमेशा निर्भर रहता है, समझे। अगर शहर वाले जो हैं गांव वाले से भोजन खाने योग्य फसलें ले जाते हैं, खाते हैं, गेहूँ दाल इत्यादि खरीदते हैं, ठीक है, तो बदले में वो लोग क्या देते हैं, जो वहाँ पे वो लोग अपना निर्माण करते हैं कई कई तरह चीज़ों की। जैसे उदाहरण के लिए ले जाए, कपड़ों की निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, कपड़ा बना रहे हैं, जूता बना रहे हैं, तो ये चीज़ क्या गांव वाले शहर से खरीदते हैं और शहर वाले गांव से खरीदते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किसान और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल हल, देखिए हल की बात किया है, ठीक है, यानी हड़प्पा किस तरह से हल से, उन लोग हल से यानी किया नहीं करते थे पहले जुताई उताई, ठीक है। फिर इसलिए फिर जब वो लोग प्रारंभ किए तो उन लोगों के लिए यह एक नई बात हुई, ठीक है। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन लकड़ी से बनाए जाने के कारण वो ख़राब हो जाया करते थे, ठीक है। ख़राब हो जाने के बाद उसका कोई साक्ष्य मिला नहीं है, लेकिन हल के आकार के खिलौने ज़रूर मिले हैं। सॉरी। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, लेकिन सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ये देखिए हल का किस प्रकार से हल उस समय होता था, उसका एक खिलौना बनाया गया है, देखिए कितना आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक चीज़ है। देखिए ये हल, ध्यान से इसको देख लीजिए। आइए अब आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। बेर एक फल है, आप लोग को पता है ना। मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। आइए गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए, ठीक है। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग धौलावीरा नगर के बारे में जानते हैं, ठीक है। कच्छ के इलाके में, ठीक है, खदीर बेट के किनारे एक कौन सा नगर बसा था, धौलावीरा। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, जहाँ लोग सभ्यता के कई नगरों दो भागों में विभक्त थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वहाँ पे दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। यानी कि जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन वहाँ पे जो धौलावीरा है वो धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों तथा पत्थरों में खुदा पाया गया है। यानी पत्थरों पर, जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि अभिलेख लिखा जाता था, ठीक है, उसी तरह से कुछ मान लीजिए। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह से मिले लकड़ियों पे बड़े बड़े, ठीक है, लिखे हुए, इसलिए एक बड़ा साक्ष्य था, ठीक है। आगे देखते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती
साबरमती नदी है कि एक उपनदी के किनारे बसा लोथल ऐसे स्थान पर बसा था। यानी अब लोथल की हम लोग बात करते हैं, जो लोथल नगर हमारा था, ठीक है। लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, ठीक है। कौन? लोथल नगर। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन और मुहर बंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने के लिए बनी उनकी छाप मिले हैं, ठीक है। गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। देखिए हम आपको बताते हैं, समझाते हैं एक बार फिर से। देखिए इस लाइन को हम लोग फिर से देखेंगे। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? इस भंडारगृह से कई मुहरे, ठीक है, मुहर आप लोग समझते होंगे, मुद्रांकन और मुहर बंदी, ठीक है, मिले हैं। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, देखिए गीली मिट्टी जो था, गीली मिट्टी पर दबाने से क्या है बनी उसकी छाप मिली है। यानी कि मुहरों से, जो मुहरों की अगर बात कर रहे हैं तो मुहरों को देखिए, जो गीली मिट्टी पर अगर उसको दबाया जा रहा हो तो उसका छाप मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसी छाप की वो बात किया, ठीक है। स्तंभ, जैसे कि स्तंभ पेपर पे जो आप लोग जो है उससे जो मारते हैं, स्तंभ पर जो मारते हैं तो उससे देखिए एक छाप बनता है, ठीक है। उन्हीं सारे छापों से ये संबंधित है। समझ गए आप लोग? आइए ये देखिए, यह क्या है? आप लोग को पीछे ये बताया गया है कि यह क्या है। इसी लाइन में ही बताया गया, यहीं पर ही बताया गया कि यह क्या है, ठीक है। आप लोगों का काम है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए। यह देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये सरोवर है, ये तालाब है, लेकिन ये किस स्थान का है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े अनबने पत्थरों के टुकड़े अनबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। समझे? ये देखिए, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या फिर मुहर बंदी, ये देखिए किस प्रकार से उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। आइए उस चर्चा को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहरें लगाई जाती थी। यानी मिट्टियों को पहले गीली मिट्टी पोता जाता था, उसके बाद उन पर क्या किया जाता था, मुहरें लगाई जाती थी, जिसके कारण उनका छाप हमें मिलता है। देखिए वह बात जो पीछे का बात था अब हमारा जाके यहाँ पे स्पष्ट हुआ ना स्पष्ट, कि मिट्टियों को पोता जाता था, उसके ऊपर क्या किया जाता था, उसके ऊपर जो उन लोग का छाप था, जो उनका आकृति था, उसको उन लोग लगाते थे, जिसके कारण हमारा मिट्टियों पर देखिए इस प्रकार की आकृति मिलती थी। देखिए ये आकृति, ठीक है। देखिए आप लोग, आइए पढ़ते हैं। दूसरी जगह भेजा जाता। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहरें लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। यानी जो मुहर का ये छाप है, ठीक है, ये जो आकृति बनी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुहर बंदी कहते हैं, ठीक है। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो, देखिए फिर से पढ़ते हैं, अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि अगर ये जो बनाया गया है, ठीक है, ये जो हमारा मुहर बंदी का निशान है, ये जो हमारा मुहर लगाया जाता है, अगर ये टूटा हुआ नहीं होता था, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता कि ये जो हमारा सामान ये सुरक्षित है। अगर वो टूट जाता तो सबको पता चल जाता कि ये जो सामान है इसको एक बार किसी ने खोला है, देखा, इसके साथ किसी ने क्या किया है, छेड़खानी कर दिया है। आज भी मुहरों का प्रयोग होता है, आप लोग को पता है ना, किस रूप में होता है, किस कार्य के लिए रूप में होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आप लोग पता लगाइएगा। देखिए आज का जो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन अच्छा ठीक है, हम लोग इसको देख ही लेते हैं। आइए, सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी कि ये
घाटी सभ्यता, देखिए आप लोग को पता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता हाँ उपस्थित तो थी, लेकिन उसका उसका समापन हो गया था। उसके समापन का कारण क्या है? अगर आप लोग को नहीं पता उसका समापन हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आगे के अध्यायों में भी देखेंगे कि उसका समापन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या कारण रहा होगा कि वह नष्ट हो गया, जो सभ्यता था वह उसका अंत हो गया, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहन और बातों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही जुगनी नुमा घर बनाए जाने लगे। सोचिए ऐसा बदलाव क्यों हुआ, आपके मन में आया क्यों ऐसा होने लगा? ठीक है, जो कि आज इतना विकसित था, ठीक है, अब ऐसा उसके साथ क्या हो गया कि ये ऐसा जल निकासी प्रणाली नहीं नष्ट हो गई, जिस प्रकार से उन लोग नाले बनाते थे, ठीक है, पानी का वो लोग निकालते थे, ठीक है, छोटी छोटी नाली ये आके उन नालों में मिलती थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे वो समाप्त हो गया? आप लोगों के मन में विचार आया? आइए समझते आगे पढ़ते हैं। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आई गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा, लेकिन संपूर्ण सभ्यता कैसे नष्ट हो गई? देखिए आप लोगों को पता होगा कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कई नगर थे, कई बड़े बड़े नगर का इसमें इसमें शामिल है, ठीक है, और उन सभी नगरों का अंत कैसे अचानक से हो गया समझते? अगर बाढ़ आया होगा तो किसी विशेष इलाके पे आया होगा, उससे पूरा इलाका कैसे नष्ट हो गया? ठीक है, जंगल अगर खत्म हुआ तो का पूरा क्या पूरा संपूर्ण जंगल खत्म हो गया? क्या जंगल खत्म होने की वजह से उनकी उनकी यह दशा हो गई, वह पूरी सभ्यता ही समाप्त हो गई? इस पर विचार करने योग्य है। ठीक है, तो ऐसे कई विद्वान आए जिन्होंने कई कई अपनी मतें दी हैं। ठीक है, किसी ने कहा कि बाढ़ आ गया जिसके साथ सवाल, किसी ने कहा कि जंगल में आग लग गई जिससे जंगल समाप्त हो गया। ठीक है, ऐसे कई विचार आए, तो इन्हीं विचारों को हमको पढ़ना है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, जिसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। सोचिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया तो उसके बाद लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा कि कब ये इस नगर का विकास, यह नगर समाप्त हुआ था। देखिए पीछे आप लोग को दिया है कि लगभग 3900 साल पहले ये बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद लगभग इसके समापन के बाद जो है 1400 साल बाद, ठीक है, फिर नए नगरों का विकास होने लगा। तो उसके बारे में हम लोग अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ रहती हैं जिसको आप लोग अध्याय में पुस्तक में देख सकते हैं। देखिए अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो मैं इसको ऐसे किया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ हम इस अध्याय का समापन करते हैं। आगे हम लोग कल अपना नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।